अध्ययन करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में? तो हम अनुसूचियों के बारे में ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में सारी डिटेल अनुसूची से रिलेटेड होंगी और कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी संविधान से रिलेटेड। आज से संविधान की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। ये आपको हर डे संविधान से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी इस चैनल पर। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। आज की जो अनुसूचियों के बारे में वीडियो है वो है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाग कितने होते हैं संविधान में, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है भाग। अगर आपको भाग ही नहीं पता कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, तो हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था तब भी 22 भाग थे और आज भी 22 भाग हैं। अनुसूचियों की बात करें तो जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? तो 8 थी और आज बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई, जो आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। अनुसूचियां, सॉरी मैंने अनुच्छेद में अनुसूचियां लिखी हैं, अनुसूचियां ये लिखी हैं। 8 थी, आज कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, कितनी? 12 अनुसूचियां हो गई है। पहले 8 थी, 8 में 4 और जोड़ दी गई है, तो हम कह सकते हैं ये 4 अनुसूचियां जो जुड़ी है वो कहीं ना कहीं संशोधन के थ्रू ही जुड़ी होंगी। तो हर एक जो 4 अनुसूचियां एक्स्ट्रा जुड़ी है उनके संशोधन भी आपको पता होने चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सा संशोधन किया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अनुसूचियों से रिलेटेड देखते हैं। तो अनुसूचियां 12 हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे और आज भी 395 भी माने जाते हैं। बस क्या होता है, अगर संशोधन होता है तो इनके अंदर ए बी सी डालकर संशोधन के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो संशोधन क्या होता है, संशोधन हुआ होगा ना तो वो ऐसे करके लिखा होगा 12, तो 12 में संशोधन कुछ हुआ तो 12 ए बन गया। तो ए बी सी जहां भी लिखा होगा वो क्या होगा, वो उसका संशोधन रूप होगा, यानी वहां पर कुछ ना कुछ संशोधन किया गया है, इस वजह से उसे इस तरह लिखा गया है। पढ़ते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो अनुसूची में पहली अनुसूची क्या होती है? पहली अनुसूची बताती है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ मतलब देखते हो आप, भारत जो है, भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो भारत के अंदर कम से कम 28 राज्य, जो कि आप बोलते हो, लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं 9। इन केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ भारत क्या कहलाता है? भारत राज्यों का संघ कहलाता है। यानी जितने भी राज्य हैं सब मिलकर भारत को संपूर्ण बनाते हैं, एक पूरा भारत बनाते हैं। दूसरे में हमने वेतन भत्ते दिए हैं। वेतन में भत्ते मतलब मिलने वाली जो अलाउंसेस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें न्यायाधीश, तो न्यायाधीश के पद पर रहते हुए न्यायाधीश को वेतन भी मिलता है और साथ में कुछ भत्ते भी मिलते हैं। भत्ते लाइक दैट उसे मिल गया HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक है, तो ये सब भत्ते होते हैं, तो वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं उन्हें वेतन के साथ साथ। तो वेतन के साथ साथ भत्ते मिलना गवर्नमेंट जॉब में जो मिलते हैं वो सब किस सूची अनुसूची में डाले जाते हैं? तो 2 अनुसूची में। आपसे पूछा जाए कि एक प्रशासनिक अधिकारी IAS ऑफिसर का वेतन किस अनुसूची में जाता है? तो अनुसूची 2 में। आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल का वेतन किस में जाता है? अनुसूची 2 में। तो यानी यहाँ पर वेतन भत्ते कुल मिलाकर आते हैं। और अगर हम अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 शपथ की बात करती है, जो हम लेते हैं प्रतिज्ञा, जिसे बोलते हैं हम प्रतिज्ञा एक तरह से। जैसे कि हम भारत के लोग, हम शपथ लेता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति या मैं भारत का PM, ऐसे करके जो हमारे अधिक उच्च अधिकारी होते हैं, जो जिनको भी शपथ दिलाई जाती है, वो शपथ किस थ्रू लेते हैं? तो अनुसूची 3 के तहत ली जाती है सारी शपथें। ठीक है, अनुसूची 4 की बात करें तो अनुसूची 4 हमें बताती है राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन। राज्यसभा में जितनी भी सीटें होंगी वो राज्य के अनुसार होती हैं, लेकिन राज्यसभा में सीटें कैसे होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई है अभी तक। तो 1971 के आधार पर हम बांटते हैं सीटों को। 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्यों बांटते हैं? पहली बात तो जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। हर 1 लाख पर एक क्या होता है? एक कहीं ना कहीं एक मंत्री देखने को मिलेगा। तो ये एक सीट जो 1 लाख पर 10 लाख पर मिलती है, 10 लाख पर, सॉरी 1 लाख पर नहीं है, 10 लाख पर जो सीट देखने को मिलती है ये किसके आधार पर बांटी गई? तो 10 लाख जनसंख्या के उसके आधार पर से बांट दिया गया। तो जनसंख्या के आधार पर हमने 1971 का
ये प्रॉब्लम। तो इसीलिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाकर आज तक हम राज्यसभा और लोकसभा में सीटें बांटते हुए आ रहे हैं। अभी ये संशोधित होने वाला है, 2026 में जाके होगा, और 2026 में जब संशोधित ये होगा 2026 में, तो आधार किसको बनाया जाएगा, तो 2001 की जनसंख्या को बनाया जाएगा। ये भी याद रखना, ठीक है। ये प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है, 2026 में होगा, और 2026 में आधार किसको बनाया जाएगा, तो आधार 2001 की जनगणना को बनाया जाएगा। ये है। अब अनुसूची 5 में आते हैं, तो अनुसूची 5 में बताती है SC ST कैटेगरी के लिए जो भी प्रावधान, जो भी चीजें दी गई है, और इसको कौन बताता है, कौन एलोकेटेड करता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति बताते हैं कि किसको SC यानी कितने तबके को SC कैटेगरी में डालना है, किसको ST में डालना है, ये राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है। अगला है अनुसूची 6, कौन सी है, अगली है अनुसूची 6। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में वर्णन करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM आप याद रख सकते हो शॉर्ट में, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यानी इधर के जो पढ़ते हैं, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य पढ़ते हैं, ये 4 राज्य हैं जिन्हें एक अलग से प्रावधान दिया गया है इसमें, तो अनुसूची 6 में। किसमें, अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 की बात करें तो अनुसूची 7 बताता है शक्तियों के विभाजन को। शक्तियों का विभाजन का मतलब है कि राज्य अपनी शक्तियों को संभालेगा, केंद्र अपनी शक्तियों को संभालेगा, और दोनों मिलकर जो दोनों की मतलब अगर दोनों की शक्तियां हैं उस चीज में, तो वो समृद्धि में जाती है। तो संघ सूची में वो चीजें आती हैं जिसे कौन संभालता है, जैसे सेंट्रल संभालता है। जैसे संघ सूची में आती है हमारी आर्मी, ठीक है, उनको कौन देखता है, तो हमारा राष्ट्रपति उसका प्रधान होता है, ये आपको पता है, हमारा राष्ट्रपति उसका सर्वोच्च होता है, वो हमारी इस सेना को संभालता है। तो जब वो आर्मी को संभालता है तो किस सूची में जाएगी, वो संघ सूची में जाएगी। संघ सूची में आज के अगर करंट के टाइम में बताएं तो 100 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं, तो 100 विषय हमारी संघ सूची में काउंट होते हैं। कितने विषय काउंट होते हैं हमारी संघ सूची में, तो 100 विषय हमारी संघ सूची में काउंट होते हैं। अगला है हमारा राज्य सूची, कौन सा है अगला हमारा राज्य सूची। तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 थे विषय, अब कितने हो गए, 61 विषय हो गए। जैसे कृषि, जैसे भूमि होती है ना, भूमि का देखोगे आप, भूमि को यूपी में किसी और तरीके से मापा जाता है, तो वहीं बिहार में किसी और तरीके से मापा जाता है। हर जगह अलग चलता है ना, कहीं बीघा, कहीं चलता है आपका हेक्टर वगैरह, तो इन चीजों में नापा जाता है। तो ये अलग अलग क्यों चलता है, क्योंकि वो राज्य सूची का विषय होता है। राज्य चाहे तो वो किसी में भी मापा सकता है, उसकी मर्जी होती है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में आते हैं, जो केंद्र और राज्य दोनों के होते हैं। केंद्र और राज्य के दोनों, जैसे आपने देखा होगा सेंट्रल के भी स्कूल होते हैं और स्टेट के भी स्कूल होते हैं। तो स्टेट और सेंट्रल दोनों के जहाँ स्कूल होते हैं, जो भी विषय समवर्ती में आ गया, अब मानो समवर्ती में आ गया, राज्य ने अगर चाहा तो राज्य ने रूल बना दिया, केंद्र ने चाहा तो केंद्र रूल बना दिया, लेकिन दोनों के अगर टकराव हो जाए, दोनों आपस में लड़ रहे और टकराव हो जाए इनके विषय में, तो किसकी मानी जाएगी, तो याद रखना केंद्र की मानी जाती है। क्योंकि आपके घर में आपकी और आपके पिताजी के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो बात किसकी सुनी जाती है, भाई पिताजी की सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए केंद्र की सुनी जाती है समवर्ती सूची में, अगर कोई भी डिस्प्यूट का मामला इसमें आ जाता है। तो अभी चौथी एक सूची भी होती है, वो इसमें नहीं आती, भाग में नहीं आती, लेकिन वो अवशिष्ट सूची जिसे कहते हैं। तो वो सूची इसलिए बनी है कि करंट में जो भी विषय जो तकनीकी के तौर पर बन जाएंगे और वो हमारी इन किसी भी सूची में इंक्लूड नहीं होते, उसे हम इसमें डाल देंगे, अवशिष्ट सूची में डाल देंगे। भाग 8 में सॉरी अनुसूची 8। अनुसूची 8 क्या कहती है, अनुसूची 8 हमारे देश की भाषाओं को सम्मिलित करती है, और कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी हुई है, तो 22 भाषाओं को संविधान ने परमिशन दी हुई है। 22 लैंग्वेज को हमारे संविधान में क्या दी हुई है, अपने अंदर अनुसूची 8 में समाहित करता है। अनुसूची 9 कहती है, अनुसूची 9 भूमि सुधार के बारे में बताती है, क्योंकि तुमने देखा होगा ब्रिटिशों के टाइम पे भूमि की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। क्या प्रॉब्लम्स आई थी, जमींदारी सिस्टम था, रैयतवाड़ी थी, इन सबको समाप्त करने के लिए फर्स्ट संविधान संशोधन होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो भूमि सुधार के लिए ही सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान में किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो भूमि सुधार के लिए ही सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया था। अगला आता है अनुसूची 10, और अनुसूची 10 हमें बताती है दल बदल के बारे में। ये दल बदल क्या होता है, तो दल बदल, जैसे हम बचपन में खेलते थे, तू मेरे दल में बदल लेता है ना, किसी और में चला जाता है, गेम खेलते हैं तो, है ना, ये बच्चे
जी ने पंचायत को लेकर, जैसे हमारे यहाँ पर पहले जो कि 2 स्तरीय सरकार थी, एक केंद्र तो एक राज्य थी, तो गांधी जी कहा करते थे कि हमें तीसरी स्तर की सरकार भी चाहिए होनी चाहिए, वो है पंचायत यानी पंचायती राज, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर राज्य ध्यान नहीं दे पाता तो पंचायतों की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन पंचायतों को लेकर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच बड़ा मतभेद रहा था। बी आर अम्बेडकर जी कहते थे हम इसे संविधान में नहीं डलने देंगे, जबकि गांधी जी कहा करते थे कि मैं तो इसे संविधान में डलवा कर रहूंगा। तो इस मतभेद को देखते हुए हमने पंचायत के विषय को उठाया और कहाँ डाल दिया था, तो DPSP में डाल दिया था, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया था। और ये नीति निर्देशक तत्व में जब डला था तो इससे क्या होगा, अम्बेडकर जी की भी बात रह गई और गांधी जी की भी बात रह गई। भाई ऐसे कैसे, क्योंकि DPSP में ये किसके तत्व होते हैं, राज्य के। जब राज्य के पास पैसा होगा, राज्य के पास पावर होगी, राज्य के पास संसाधन होंगे, वो चाहेगा इस DPSP से निकाल कर उसे किसी भी संविधान के अंग में डाल सकता है, यानी जहां से ये लागू होता है वहां डाल सकता है, ये राज्य के हाथ में होता है। यानी बात किसकी रख दी, गांधी जी की भी। अब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा संविधान में नहीं डालना है, तो संविधान में नहीं डालने के लिए DPSP को हमने किस में, वो पंचायत को हमने किस में डाला, तो DPSP में डाला। और DPSP में डालने से ही ये संविधान का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि DPSP संविधान का हिस्सा तो है लेकिन वैसे नहीं है जो कि लागू ही करना न्यायालय की मजबूरी हो। अगली अनुसूची है 12 अनुसूची, जिसे बोलते हैं नगर पालिका अनुसूची। जब पंचायत लाई गई तो हमारे यहाँ पर, जब पंचायतें लाई गई तो पंचायतें लाने के साथ साथ हमारे यहाँ पर नगर पालिकाओं को भी लाया गया, जो कि हमारे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में छोटे छोटे एरिया होते हैं उनके लिए भी नगर पालिकाओं को लाया गया। तो ये टोटल 12 अनुसूची थी जो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट करी। आने वाली वीडियोस में आपको संविधान की सारी चीजें मिलेंगी, जिसमें भाग भी पढ़ेंगे और सारे 395 अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।